नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। इजराइल एक ऐसा देश जहां आईएसआईएस भी कदम रखने से डरता है। ये वही आईएसआईएस है जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, जिसने अमेरिका जैसे पावरफुल देश को भी खत्म करने की धमकी दी हुई है, पर आज तक इजराइल के तरफ एक गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इजराइल भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इजराइल की जनसंख्या मात्र 88 लाख है। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं यहूदियों के एकमात्र देश इजराइल के बनने की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है दो धर्मों के बीच हुए खूनी संघर्षों से। इतिहास के पन्नों को खंगालने से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी तक आज जिस देश को हम इजराइल के नाम से जानते हैं, तब वो रोम के अधीन हुआ करता था। उस समय तक यहाँ क्रिश्चियन, अरब और कुछ ही यहूदी रहा करते थे। 6ठी शताब्दी में जब इस्लाम का उदय होता है और जब इस्लाम खिलाफत यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहते थे और इस विचारधारा को खिलाफत कहा जाता था। इसके कुछ समय बाद ही खलीफा की रोम से लड़ाई होती है और उस लड़ाई में रोम की करारी हार होती है। इसके बाद उस जगह पर इस्लामिक मुल्कों का कब्जा हो जाता है। कुछ वक्त बाद यहाँ फिर से संघर्ष शुरू होती है, लेकिन इस बार लड़ाई होती है ईसाई और इस्लाम के बीच। और इसी तरह कभी इस धरती पर इस्लाम का कब्जा होता है तो कभी ईसाइयों का। उसके बाद समय बीतता रहा और संघर्ष भी चलता रहा। फिर दौर आया उस्मानी शासकों का। उस्मानी शासकों ने लंबे समय तक इस भूभाग समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर राज किया। सन 1878 में जब उस्मानी साम्राज्य अपने चरम पर था, उस समय यहाँ 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और मात्र 3% आबादी ही यहूदियों की। 19वीं शताब्दी आते आते मध्य एशिया में एक बड़े हिस्से में फैल चुका उस्मानी साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था। उस समय यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। यानी जो इटालियन थे वो अलग इटली की मांग कर रहे थे और जर्मन अपने लिए एक जर्मनी की मांग कर रहे थे। इसी पहचान पर यूरोप में कई देश बने, क्योंकि उससे पहले ये सभी देश छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और उनकी अपनी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं। क्योंकि उस वक्त तक संचार के साधन जैसे प्रेस, रेल, सड़क विकसित हो गए थे, इसलिए विचारों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना आसान हो गया था। और इसी तरह की राष्ट्रवादी विचारधारा विश्व के लगभग हर कोने में तेजी से फैलने लगी। यहूदी जो उस समय तक यूरोप के अलग अलग जगहों पर तितर बितर रूप में थे, साथ ही उनको वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा था। न सिर्फ जर्मनी, जहां हिटलर द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों का नरसंहार किया गया, बल्कि इससे पहले से ही फ्रांस, पोलैंड, रूस और खासकर ईस्टर्न यूरोप में यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार होते आ रहे थे, जिससे तंग आकर 1890 के बाद यहूदियों में भी अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व, अपने पहचान के लिए तीव्र भावनाएं उमड़ी। अब यहूदी एक अलग देश की इच्छा करने लगे जहां वो चैन से रह सके। उनके मन में भी पूर्वजों के देश इजराइल को दोबारा से आबाद करने की भावना घर करने लगी, जहां फिलहाल उस्मानी शासकों का कब्जा था। 19वीं सदी के मध्य से ही यहूदी इजराइल के रूप में अपनी मातृभाषा की मांग करने लगे। उस समय थियोडोर हजरल ने यहूदी राष्ट्रवाद पर काफी कुछ लिखा था और इनका जीवनवाद आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान भी था। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये जीवनवाद आंदोलन है क्या। जीवनवाद आंदोलन या ज़ायोनिस्ट मूवमेंट उसे कहते हैं जिसमें यहूदी फिर से इजराइल जाना चाहते हैं, यानी उस पवित्र धरती जहां से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। अगर इतिहास की बात करें तो लगभग 3000 साल पहले पुराना यहूदी साम्राज्य इसी भूभाग पर स्थित था, जिसे 19वीं सदी में फिलिस्तीन कहा गया। लेकिन यहूदियों की जो अलग देश की मांग थी वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं उठी थी। कारण भी था क्योंकि यहूदी एक जगह थे नहीं, वो तितर बितर रूप में थे, जिसके कारण यह मांग भारी मात्रा में नहीं उठ पाई। लेकिन इसके बावजूद छोटी मात्रा में सही पर लोग उस भूभाग की ओर पलायन करने लगे। सन 1917 प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। पहले से कमजोर हो चुका उस्मानी साम्राज्य अब हारने के कगार पर था। तभी सर आर्थर बाल्फोर, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये घोषणा की कि वे युद्ध खत्म होने के बाद यहूदियों को उनका देश देंगे जहां वो शांति से रह सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने फ्रांस, रूस के साथ एक गुप्त साइक्स-पिकोट समझौता किया, जिसमें यह कहा गया कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद
पूर्वी देशों को आपस में बांट लेंगे। इस समझौते के जरिए उन्होंने ये तय किया कि युद्ध के बाद किस देश पर किसका कब्जा होगा। इसी समझौते में ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को अपने पास रख लिया था। वहीं तीसरी तरफ ब्रिटिश ने अरब से भी ये वादा किया था कि युद्ध के बाद फिलिस्तीन को अरब को सौंप दिया जाएगा। अरब को फिलिस्तीन देने के वादे का कारण था उस्मानी साम्राज्य, क्योंकि इस प्रकार से सारे अरब देश फिलिस्तीन के लालच में आकर उस्मानी साम्राज्य से बगावत करके इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे। 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिलिस्तीन में नई सरकार बनाई जाती है। नाम रखा जाता है ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन, जो कि विदेश मंत्री के घोषणा के बाद भारी मात्रा में फिलिस्तीन में यहूदियों ने पलायन किया और एक समय उस्मानी साम्राज्य के दौरान जिस धरती पर यहूदियों की आबादी सिर्फ 3% हुआ करती थी, वो बढ़कर अब 30% हो गई। यहूदियों ने फिलिस्तीन में अरब लोगों से जमीन खरीदनी शुरू कर दी। कई ऐसे थे जो गरीब अरब थे या जो शहर में रहते थे, ऐसे लोगों से यहूदियों ने जमीन खरीदनी शुरू की और इसके बाद ये लोग यहूदियों का गांव बनाने लगे। बीच की वो जमीन जिसमें स्थानीय फिलिस्तीनी रहते थे, उन्हें वो वहां से भगाकर उन पर भी कब्जा कर लेते थे और इस तरह कई जगह और भी इसी तरीके से यहूदी बसने लगे। फिर आया सन 1936, जब फिलिस्तीन के स्थानीय निवासियों ने ब्रिटिश मैंडेट के खिलाफ बगावत छेड़ दी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए यहूदी सेना की सहायता ली और इस सेना ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। पर अंग्रेजों को लगा कि अरब को शांत करने के लिए इस मैंडेट में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तो इसी बदलाव के तहत यहूदियों के पलायन पर कुछ बंधन लगा दिए गए, जैसे कि पूरे साल में सिर्फ 10,000 ही यहूदी फिलिस्तीन में पलायन कर सकेंगे और भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। किंतु इस बंधन से यहूदी काफी नाराज हो गए और यहूदियों की सेना ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया और ये लोग समय समय पर अंग्रेजों पर छुप छुप कर आक्रमण करने लगे। सन 1939 दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी। तब यूरोप में एक भयंकर त्रासदी हुई, जिसे हम होलोकॉस्ट इन यूरोप या यहूदी नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर द्वारा 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद जितने भी यहूदी यूरोप में बचे थे उन सबके बीच डर का माहौल बन गया, जिसके कारण बाकी जितने भी यहूदी बचे थे वो इजराइल की ओर पलायन कर गए, क्योंकि उनका कहना था कि अब ये भूमि उनके लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इजराइल की समस्या अब काफी जटिल हो गई थी, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ खींच लिए और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया। और यूएन, जो उस समय नया नया ही संगठन बना था, उन्हें भी इस भूभाग की सबसे बड़ी समस्या इजराइल और फिलिस्तीन की लगी। इसी कारण 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मतदान कराया गया कि क्या यहूदियों के लिए एक नया देश बनाना चाहिए, और यह मतदान यहूदियों के पक्ष में था। इसके बाद पूरे भूभाग को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक बना इजराइल और दूसरा बना फिलिस्तीन। यानी जिस जगह पर यहूदियों की आबादी ज्यादा थी वो बना इजराइल और जहां अरब लोगों की आबादी अधिक थी वो बना फिलिस्तीन। तीसरा हिस्सा जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पवित्र भूमि जेरूशलम, जो ईसाई, अरब और यहूदी तीनों मजहबों को मानने वालों के लिए आस्था का स्थल था, जहां आधी आबादी अरब की थी और आधी आबादी यहूदियों की। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के अंतर्गत रखे जाने की घोषणा कर दी गई, यानी जेरूशलम के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सरकार का प्रबंधन रहेगा। यहूदियों को यह प्रस्ताव मंजूर था, लेकिन अरबों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। 1948 आते आते ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली, जिसके बाद यहूदियों और फिलिस्तीनियों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। मौका पाते ही यहूदियों ने इजराइल के रूप में एक स्वाधीन देश की घोषणा कर दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। तो ये थी कहानी यहूदियों के देश इजराइल की बनने की। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।